तो साथियों, जैसा कि आप सभी को मालूम है, बल्कि देश विदेश में भी मालूम है कि हमारा जो किसान आंदोलन है 4 महीने के करीब से चल रहा है। तो ये क्या है, इसके बारे में किसानों ने ही खुद बहुत बताया है, और जितने बेहतर तरीके से वो बता सकते थे ना, शायद हम ना बता पाएँ। तो ये जो 3 कानून जो लाए, जिसको किसान काला कानून बता रहे हैं, और हमारे कृषि मंत्री का रेशमा काला गया है। तो काला हमेशा छुपा हुआ होता है, उसको उजागर करना पड़ता है। और जो भूमिका इस किसान आंदोलन इसमें निभाई है, जो नहीं लिखा था वो सारा पढ़ दिया उन्होंने। तो भी इसको समझने के लिए और गहराई से समझने के लिए, देखिए संकट जो है उसको कहते हैं जब वर्तमान व्यवस्था जो है सकारात्मक रूप से उससे निपट ना सके, उसको हम संकट कह देते हैं। और संकट प्राय जो है वो एक दिन में नहीं होते, उनके पीछे एक पूरी कहानी होती है। बस एक दिन में भी हो जाते हैं। अगर मोदी जैसे हों तो लॉकडाउन कर दें, साहब नोटबंदी कर दें, वो एक आकस्मिक भी हो सकता है संकट जो। लेकिन आम तौर पर जो संकट जो होता है उसके पीछे एक इतिहास होता है, एक संदर्भ होता है, और संदर्भ से ही समझी जाती हैं बातें। आप सारे के सारे लेखक हैं, आप संदर्भ प्रदान करते हैं, यानी चीज़ों को संदर्भ में रख करके और फिर आप अपनी बात कह पाते हैं। तो मैं कुछ संदर्भ रखूँगा जिसमें हम इन कानूनों को एक तो पहला कानून है फार्मर्स प्रोड्यूस एंड कॉमर्स, यानी जिसके अंदर ये कहा गया है कि भाई एक देश एक मंडी जो है, कि किसान जो है वो कहीं भी अपना माल बेच सकता है। और दूसरा जो है वो फार्मिंग कॉन्ट्रैक्ट का है, और तीसरा जो है वो एसेंशियल कम्युनिटी एक्ट जो है। तो भी इनको समझने के लिए मैं पहले क्यों ज़रूरत पड़ी, यानी कि ऐसी व्यवस्था करने की। कृषि जो व्यवसाय है वो अन्य व्यवसायों से भिन्न है, एक जोखिम भरा व्यवसाय है। प्रोड्यूस करने में भी जोखिम है और बेचने में भी जोखिम है, यानी भाव का जोखिम भी है, और उधर से मौसम के कारण, मौसमी धंधा होने के कारण ये उत्पादन का भी जोखिम है। और फिर ये बिखरा हुआ है, कौन कहाँ बेचे, ये भी एक समस्या है। तो इसके कई पहलू हैं इसी, जो कि हमें ध्यान में रखने चाहिए कि भाई क्यों इसके लिए मंडी की ज़रूरत पड़ती है, और क्यों ज़रूरी हो जाता है कि इसमें निश्चित जो हो वो फार्मर्स को पैसा मिले। इसके साथ ही में हम अर्थशास्त्र में उत्पादन को ऐसे परिभाषित करते हैं वैल्यू एडिशन के रूप में ना। और वैल्यू एडिशन जो है वस्तु का रूप बदल करके, स्थान बदल करके, समय बदल करके, ये कई प्रकार से किया जाता है, और इस प्रकार से एक वैल्यू चेन बनती है। और हर स्टेप के ऊपर उसमें उसकी उपयोगिता में वृद्धि की जाती है, जिसको वैल्यू एडिशन कह देते हैं। तो ये जो सीढ़ी है वैल्यू एडिशन की, किसान उसके बिल्कुल निचले पायदान पर बैठा है, और जो रिटेलर है वो उच्चतम पायदान है उसके ऊपर बैठा है। इसके बीच बहुत सारी सीढ़ियाँ हैं। तो हर सीढ़ी के ऊपर एक कोई न कोई बैठा है, और वो अपनी तरीके से वैल्यू एडिशन करता है और मुनाफा कमाता है। लेकिन ये देखा गया है
कि इसमें जो सबसे खतरा है वो है एक निचले पायदान पे है, एक सबसे उच्चतम पायदान पे है। बीच वाला तकरीबन सेफ रहता है, लेकिन जो रिटेलर है उसके पास भी एक सुविधा है, वो स्टोर कर सकता है, इंतज़ार कर सकता है, लेकिन किसान के पास वो भी नहीं है। इसके बाद में थोड़ा सा जो कैपिटल का स्वभाव है, पूंजी के कई रूप हैं। एक मनी कैपिटल है, एक इंडस्ट्रियल कैपिटल है, यानी फैक्ट्रियां हैं, मशीनें हैं, इसको इंडस्ट्रियल कैपिटल कहते हैं। और पहली है मुद्रा, ये भी कैपिटल है। और एक फाइनेंस की, यानी कि उधार के सहारे चलने वाली, ये फाइनेंशियल कैपिटल है। तो इसका रूप जो है, मुझे माफ़ करना, गोबर जैसा है। जब गोबर उठता है ना, तो थोड़ी बड़ी धूल, मिट्टी, कूड़ा करकट अपने साथ ले जाता है। ऐसी कैपिटल जहाँ जहाँ भी जाएगी कुछ न कुछ लेके जाएगी। जितना इसका सर्कुलर लंबा होता जाएगा, गहरा होता जाएगा, उतना ही कैपिटल अपने साथ बहुत कुछ लेती जाएगी। इसको सर्कल ऑफ कैपिटल कहते हैं। ट्रेड में, ये भी ट्रेड में भी कैपिटल है। उसमें क्या है, मनी एक माध्यम है, दोनों तरफ कमोडिटी है, एक बेचने वाला है, एक खरीदने वाला है, और बीच में मुद्रा है। तो ये उसका फैसिलिटेटिंग कार्य है, ये विनिमय को आसान बना देता है। लेकिन यहाँ पर भी ये नहीं है कि केवल विनिमय को आसान बनाता है। उन दोनों पक्षों में से एक ज़्यादा गर्जवान होता है, एक कम गर्जवान होता है। ये बात ठीक है, थोड़ा थोड़ा फायदा सबको होता है, लेकिन ज़्यादा फायदा उसी को होता है जो कम गर्जवान है। ऐसे ही इंडस्ट्रियल कैपिटल है। इसमें मनी बीच में आ जाती है, यानी कि इसमें कमोडिटी बीच में आ जाती है। जो कैपिटलिस्ट है, जो वो क्या करता है, मजदूर को हायर करता है, वहाँ कैपिटल लगाता है, फिर माल प्रोड्यूस करता है, फिर कैपिटल लगाता है। तो यहाँ पे दोनों तरफ जो हो कैपिटल है। पहले में तो बीच में मनी थी, अब जो है बीच में कैपिटल है। और तीसरी अवस्था जिसको फाइनेंशियल कैपिटल कहते हैं, उसमें कमोडिटी गायब हो जाती है, पैसे से पैसा बढ़ा करके मुनाफा कम आ जाता है, जिसमें MM होता है। तो फ्री मार्केट के अंदर पूंजी को खुली छूट दे दी जाती है। और ये फ्री मार्केट जो है ना, ये कुछ नहीं है, एक विशेष प्रकार का इलेक्शन है, डेमोक्रेसी है। एक तो होगी अपनी राजनीतिक डेमोक्रेसी, जिसमें हर व्यक्ति के एक वोट होता है, उसकी एक वैल्यू होती है। लेकिन ये जो ऐसी इलेक्शन है जिसमें एक व्यक्ति की वैल्यू जो है दूसरे व्यक्ति की वैल्यू के जो कैपिटल है उससे अलग होती है। मान लीजिए एक के पास 1 ही रुपया है और दूसरे के पास 100 रुपये हैं, तो वो 100 टाइम ज़्यादा वोटिंग कर सकता है। उसने तो एक ही बार वोटिंग करी, लेकिन वो उसी वस्तु की 100 टाइम कर सकता है। तो ये कोई फेयर नहीं है कि भाई सबकी मुद्रा सबके बराबर हो। तीसरी बात जो संदर्भ के जरूरी है, चौथी बात, वो है इंडस्ट्रियलाइजेशन। औद्योगिकरण क्या है? औद्योगिकरण की, इंडस्ट्रियलाइजेशन की पहली शर्त ये है कि भी मुनाफा हो, और उसके लिए ज़रूरी है कि लेबर चीप हो, लेबर सस्ती हो। और लेबर को सस्ती रखने के लिए 2 तरीके हैं। एक तो खाद्यान्नों का मूल्य कम किया जाए,
क्योंकि वेज गुड जो है ये अधिकतर जो मजदूर है वो अपनी आय का भाग खाद्यान्नों पे व्यतीत करता है। अगर खाद्यान्नों की कीमत बढ़ जाएगी तो मजदूर की दर बढ़ जाएगी। तो ये ज़रूरी है कि खाद्यान्नों की कीमत कम रखी जाए। और ये आप देखोगे शुरू से होता रहा है, हर देश में होता रहा है, जिसको आप कहते हैं ना फिस्कल मैनेजमेंट। फिस्कल मैनेजमेंट कुछ नहीं है, किसानों को दबा करके यानी कि उनका शोषण करके उनकी प्रोड्यूस की कीमत को कम रख करके मूल्य वृद्धि को रोका जाता है और इससे अन्य वर्गों को लाभ होता है। लेकिन असली जो लाभ होता है वो पूंजीपति को होता है। दूसरा तरीका ये है मजदूरी की दर कम करने का कि मजदूरों की संख्या बढ़ा दी जाए। और उसका तरीका ये है कि जो किसानों के पास ज़मीन है उनको मजदूर बना दिया जाए, डिस्पोजेशन किया जाए, क्योंकि जब तक वो उनके पास ज़मीन है वो नहीं छोड़, वहाँ से नहीं भाग जाएंगे। तो ये एक तरह से षड्यंत्र है किसानों के खिलाफ जो है, यानी पहले तो उनके यहाँ जो प्रोड्यूस है उसकी मूल्य को कम रखा जाए। और ये होता रहा है अभी तक। ये इन कृषि कानूनों के अंदर क्या है, किसानों को मजदूर बनाने की कोशिश है। ये दूसरा तरीका, ये नया तरीका है। जो पहले वाला तरीका था तो शुरू से चलता आ रहा है, ऐतिहासिक है वो तो। लेकिन ये एक नया आयाम जो है इसके अंदर जो जुड़ता है, इन कानूनों ने जो जोड़ा है वो है कि भाई किसानों को किस प्रकार से डिस्पोजेस किया जाए, यानी ज़मीन से बेदखल किया जाए ताकि वो भी मजदूर बन जाए, मजदूरों की संख्या बढ़ जाए। और किसी ने ठीक ही कहा है कि भाई जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है इट इज़ नथिंग बट गेटिंग रिड ऑफ फार्मर्स। फार्मर से पीछा कैसे छुड़ाएं, इनका मजदूर कैसे बनाएं। तो ये इस षड्यंत्र का हिस्सा है। ये बातें हमने ध्यान में रखनी है ये जो तीनों कानूनों को समझने के लिए। अगर हम इतिहास में जाएं, लेकिन जो पहली 3 पंचवर्षीय योजनाएं थी ना, वास्तव में वो हमारी योजनाएं थी। उसके बाद योजनाओं में का डायल्यूशन शुरू हो जाता है। जो पहली 3 पंचवर्षीय योजनाएं थी वो वास्तव में जो एक सोशलिस्ट इकोनॉमी की योजनाएं होती हैं वो थी। हमारी अर्थव्यवस्था बंद थी, लाइसेंस राज था, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन हो रहा था, यानी अधिक से अधिक चीज़ों को बनाने का यही प्रयास हो रहा था। लेकिन जब कृषि संकट आया, यानी कि उत्पादन का संकट आया और हमारे पास पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न नहीं थे, और जब हम PL 480 का आयात करते थे, यानी कि वो गेहूँ जो कि सूअरों को खिलाया जाता है, तो अमेरिका ने शर्त रखी हम आपकी मदद करेंगे अगर आप अपनी अर्थव्यवस्था को खोल लेंगे। हमें ज़बरदस्त तरीके से हमारे यानी कि आर्म ट्विस्टिंग की गई कि आप डिवैल्यूशन कीजिए, हमें मार्केट दीजिए। तो वहाँ से हमारी अर्थव्यवस्था खुलनी शुरू हो जाती है और प्लानिंग का डायल्यूशन शुरू हो जाता है और उसके बाद खुलती ही चलेगी। और पहली स्टेज वो थी। दूसरी स्टेज जो है 1991 की थी, उदारीकरण जब किया गया। लेकिन उसमें कुछ चीज़ें जो कमांडिंग हाइट से, यानी हर क्षेत्र के अंदर बहुत सारे जो हमारे पब्लिक सेक्टर के यूनिट्स थे उनको रखा गया, और भाई जो ठीक से नहीं चल पा रहे थे उसको अंदर डिसइन्वेस्टमेंट किया गया। डिसइन्वेस्टमेंट तक सीमित थी ये कि जो भी सरकारी उपकरण हैं, यो इंस्टीट्यूशन हैं, अगर वो लाभकारी नहीं चल रहे हैं तो उनका डिसइन्वेस्टमेंट किया जाए।
अब जो हो रहा है वो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। ये जो तीसरा जो दौर है ना, कि हम डिसइन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, पूर्ण रूप से उनके हाथों में दे रहे हैं। इन चीज़ों में अंतर है। ये बिल्कुल एक गुणात्मक परिवर्तन है। वहाँ तो हम अपने शेयर कम कर रहे थे, लेकिन मेजॉरिटी शेयर को अपने पास रख रहे थे, हमारा कंट्रोल था उनके ऊपर। लेकिन यहाँ पर हम पूर्ण रूप से उनके हवाले कर रहे हैं। और इसी बीच में PPP मॉडल भी आया, पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन। ये कुछ नहीं, ये लाइसेंस राज का ही दूसरा रूप है। किसको ठेका देना हमें सरकार बताएगी, किसको नहीं देना, किसको नहीं देना। और वहाँ सब हेरिया फेरिया होते हैं, और यही लाइसेंस राज में होता था। तो हमने ये भी ध्यान में रखना है कि ये जो करैक्टर है उदारीकरण का, ये बिल्कुल गुणात्मक रूप से पहले जो 1991 में किया गया था या 1991 से पहले किया गया था उससे बिल्कुल भिन्न है। हम अब एक फ्री मार्केट इकोनॉमी की ओर बढ़ रहे हैं। पहले हम मार्केट फ्रेंडली इकोनॉमी की ओर अग्रसर थे। अब जो है एक पूर्ण रूप से मुक्त अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ रहे हैं, जहाँ पर पूंजी का खुला विचरण होगा, उस पर निर्बाध विचरण होगा। तो जो पहला कानून जो है कि भाई वो फार्मर्स प्रोड्यूस एंड कॉमर्स एक्ट किया, किसानों को किसी भी देश के किसी भी हिस्से में जाकर के खुली छूट होगी। तो यहाँ पर पहले जो कृषि का उत्पाद है वो APMC के तहत बेचा जाता था। यानी कि ये सरकारी मंडियाँ हैं जिनका 1938 में निर्माण हुआ था। वो छोटूराम जी ने उस टाइम एक लड़ाई लड़ी थी कि भाई सारे के सारे जो फसलें हैं यहाँ बेची जाएंगी, एक रेगुलेटेड मार्केट होगी, लाइसेंस होगा खरीदने वाले का। तो इसके तहत खरीद फरोख्त होती थी। हाँ, तो जब वो खाद्यान्न संकट पैदा हुआ 60s के अंदर, तो इंदिरा गांधी ने कुछ साइंटिस्ट, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट को बुलाया। उसमें स्वामीनाथन की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई और उन्होंने नए बीज और नई टेक्नोलॉजी दी, और जिससे एक ही साल में जो खाद्यान्नों का उत्पादन था 25% बढ़ गया। इसको हरित क्रांति का नाम दिया गया। और एक तरह से जो हमारी खाद्यान्न समस्या थी उसे हमें निजात मिली। यानी कि भारत जो है पहली दफ़ा आज़ादी के बाद आत्मनिर्भर हो गया खाद्यान्न के उत्पादन में। और ताकि ये व्यवस्था बनी रहे, MSP लागू की गई थी। वो आधी अधूरी, लेकिन एक लागू की गई। यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात ये है, इसी हरित क्रांति में खेती का मशीनीकरण हुआ, और जो ग्रीन रेवोल्यूशन की टेक्नोलॉजी थी वो जल गहन और केमिकल गहन थी। यानी कि केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल होता है, कीटनाशक हो चाहे फर्टिलाइजर हो, पेस्टिसाइड्स हो, तो भारी मात्रा में इनका प्रयोग होता है, और जल का भी बहुत प्रयोग होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे खेती में पूंजी की एंट्री हो जाती है। इससे पहले पूंजी की एंट्री नहीं थी, पूंजीपति की एंट्री नहीं थी खेती में। किसान जो था उसके अपना गोबर का खाद था, फैमिली लेबर थी, अपना सीड था, वो पूंजीपति से कुछ नहीं खरीदता था। लेकिन यहाँ पर वो पूंजीपति के सहारे हो गया, और इतना लाभ जो है किसान को नहीं हुआ जितना कि पूंजीपति को हुआ। उसको मार्केट मिल गई बहुत बड़ी, देश को खाद्य सुरक्षा मिल गई, लेकिन किसान को नहीं मिला। किसान का तो यानी कि पहले मुफ्त का धन होता था, उसका एक बहुत बड़ा भाग जो है पूंजीपति ले गया। और यही नहीं, मशीनें खरीदने के लिए बैंक बनाए गए,
बैंक और यहाँ से जो एग्रीकल्चर इंडक्टिवनेस की प्रॉब्लम है वो शुरू हो जाती है। किसान ऋण के नीचे आता चला गया और वो जो बैंक थे उनमें बहुत सारे सरकारी भी थे, कोऑपरेटिव भी थे, तो उनके भी हिस्सेदारी हुई और सारा का सारा ही जो मार्जिन कहाँ से जा रहा था, ये किसान के हिस्से से जा रहा था। तो यहाँ से जो किसान जो ऋणग्रस्त होते चले गए और आप देखोगे जो सुसाइड रेट है इसके बाद बढ़ा है, क्योंकि वो ऋण चुकाने में असमर्थ रहे। और आप ये देखो जो ये पूंजी का जो दखलंदाज है वो फिर इसके बाद बढ़ता ही चला गया। तो अब ये जो किसानों को इस पहले कानून से जो खतरा है वो यही है कि भाई वो कहते हैं ये अलाउ करता है कि वो मंडी के बाहर ही बेच सकते हैं। अच्छा, मंडी में कई तरह की फीस होती है, मार्केट कमेटी की फीस होती है, कुछ सेस होते हैं, कुछ बिचौलियों के कमीशन होते हैं, लेकिन जो बाहर खरीदेगा बेचेगा उनके ऊपर कुछ नहीं है। तो ये लेवल प्लेइंग नहीं है ग्राउंड जो है, तो उनको ये है खतरा कि भाई ये मंडियाँ तो बंद हो जाएंगी और बाहर जो है अपनी इच्छा से अपने भाव से जो पूंजीपति है वो इसके अंदर खरीद फरोख्त कर सकेगा। और ये तकरीबन 40 लाख करोड़ का बिजनेस है। अभी ये कह रहे हैं कि अगर ये जो 23 फसलें हैं ना, इनके MSP दे करके अगर सरकार खरीदे तो 17.5 लाख करोड़ का खर्चा आता है और फिर बेचे 17.5 वो एक बार तो खरीदने में कमाएंगे, फिर बेचने में कमाएंगे और 5-6 लाख जो स्टोर स्टार करके भाव भी बढ़ाएंगे। वो अगला कानून में व्यवस्था है। तो देखिएगा, इसकी बजाय कि जो सुधार है वो उत्पादकता बढ़ाने के लिए किया जाता, ट्रेड पे जाके किया उन्होंने और ऐसे गुपचुप तरीके से किया, क्योंकि जो कृषि है वो अपना स्टेट सब्जेक्ट है, लेकिन ट्रेड के बारे में बना सकते हैं कानून। हालांकि यहाँ भी पेच है कि आप फूड स्टफ के बारे में कानून बना सकते हैं केंद्रीय सरकार, खाद्यान्नों के बारे में नहीं। प्रोसेस किया जाए ना, उसे जो बनाया जाए उसका तो कर सकते हो, लेकिन जो राख फसल है, चाहे गेहूं है चाहे चावल है, उसके ऊपर कानून नहीं बना सकते। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने पढ़ा है, उनको भय है कि जो MSP ख़त्म हो जाएगा तो किसानों की सबसे बड़ी चिंता ये है। दूसरा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में है कि भाई किस चीज़ का उत्पादन होगा, किस क्वालिटी का होगा, ये किसान नहीं तय करेगा। ये भी जो उसकी एक आज़ादी थी उसके ऊपर प्रहार है। ये पूंजीपति बताएगा कि हमें क्या चाहिए और किस क्वालिटी का चाहिए। और अभी तक तो एग्रीमेंट जो है, अगर उनका आप अनुभव देखे जाएं तो कुछ ज़्यादा बढ़िया नहीं रहा है। आमतौर पर वो क्या कहते हैं कि जब फसल पक जाती है, ये तो जी क्वालिटी के अनुसार नहीं है, अभी इंतज़ार कीजिए थोड़ा सा। अब इंतज़ार करता तो फसल ख़राब हो जाती है, फिर कहते ये तो और क्वालिटी गिर गई। तो इस तरह से ना वो अपने तरीके ढूंढ लेते हैं सस्ते भाव पे ख़रीदने के लिए। तो एक ये खतरा जो है उनके सामने है। तीसरा जो है, जो कि हम सभी को प्रभावित करता है, वो जो एक एसेंशियल कमोडिटी एक्ट था 1955 में बनाया गया था कि भाई बहुत सारे जैसे आलू प्याज सब्जियां हैं, इनको आप स्टोर नहीं कर सकते, या दूसरे जो
इनके अलावा भी दूसरे प्रोडक्ट हैं, उनको एक सीमा के बाद नहीं आप स्टोर कर सकते ताकि भाव ना बढ़ पाए, जमाखोरी ना हो। तो वो प्रतिबंध भी हटा दिए गए हैं। और किस तरह से हटा दिए गए हैं कि अगर भाई जो हॉर्टिकल्चर के पदार्थ हैं उनकी कीमत में अगर 100% की वृद्धि हो जाती है, यानी दुगने हो जाते हैं, तो हम पाबंदी लगा देंगे। यानी तब तक इंतजार कीजिए, कोई बात नहीं, कमाई करते जाइए। 80% तक बढ़ रहे ना भाव, कोई बात नहीं, कोई नहीं, 90 तक कोई बात नहीं, 100 हो जाएगा तब हम देखेंगे। ऐसे ही जो गैर हॉर्टिकल्चर पदार्थ हैं जिसमें अपने खाद्यान्न भी आ जाते हैं, इनकी कीमतें 50% से ज़्यादा नहीं बढ़नी चाहिए, तब हम सरकार जो है इंटरवीन करेगी। तो इस प्रकार से ये जमाखोरी और काला बाज़ार को बढ़ावा देने की बात है, जिससे कंज्यूमर भी अफेक्टेड होगा। तो किसान ये कह रहे हैं कि ये हमारा ही नुकसान नहीं है, आम कंज्यूमर का भी नुकसान है। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए सरकार जो है ये एक अड़ियलपना अपनाए हुए है और कहते हुए किसान जो हैं ये अपना तरीके से अड़े हुए हैं। तो यहाँ हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि किसानी एक संस्कृति भी है और सबसे पुरानी संस्कृति है, और संस्कृति उसकी हैसियत है। किसान के लिए मजदूर बनना इतना आसान नहीं है, उसकी हस्ती मिटाई जा रही है। वो कहते हैं ना, नस्ल और फसल का सवाल है। वो बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि जो किसान की नस्ल है उसको खतरा है और फसल को खतरा है। फसल को भाव नहीं मिलेगा, हर मजदूर बन जाएंगे। तो जो किसानी संस्कृति है, जो पुरानी संस्कृति है, देखिए संस्कृति का जो शब्द है प्लो बैक से है, हल चलाने से। अंग्रेजी का यही है कल्टीवेशन, यानी कि ज़मीन को तैयार करना। और हम अगर आपने लिटरेचर वगैरह में आ जाए तो बॉडी और माइंड को तैयार करना, कुछ बढ़िया पैदा करने के लिए, सर्जन करने के लिए, वही बात आ जाती है। तो ये जो कृषि की एक संस्कृति है उस पर कुठाराघात है, जो कि किसान जो है उनके लिए ये इसकी लड़ाई भी है। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो? यहाँ विडंबना ये है कि जिन्होंने प्रॉब्लम क्रिएट की वही सॉल्यूशन करने वाले हैं। ये जानबूझ के क्रिएट किया गया है, हमारा ओन क्रिएशन है। अगर किसान को, मेरा ये मानना है कि जो 23 मेजर फसलें हैं इन पर MSP दे दी जाए तो 90% प्रॉब्लम जो है दूर हो जाती है। जब आप MSP दे दोगे उन 23 फसलों के लिए, तो ये डाइवर्सिफिकेशन की जो प्रॉब्लम है इंडियन एग्रीकल्चर फेस कर रहा है कि हम गेहूं और चावल का उत्पादन कर रहे हैं, कुछ फसलों का उत्पादन कर रहे हैं, कुछ को नहीं कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी समस्या हमारे, ये सॉल्व हो जाएगी। एक बार उसको फ्रीडम मिल जाती है कि मुझे हर फसल पर MSP मिलेगी, तो वो अपने अनुभव का लाभ उठाते हुए वो देखेगा कि मेरे लिए या इस फसल के लिए बेस्ट इकोलॉजिकल कंडीशंस क्या है। हर फसल को उगाने का एक स्थान होता है, एक वातावरण होता है। तो दूर दूर बैठे जो किसान हैं उनको ये निर्णय लेने में सुविधा होगी, बल्कि लाभकारी होगा कि मेरे लिए कौन सी फसल जो है मैं अधिक से अधिक पैदा कर सकता हूँ। इससे उत्पादकता बढ़ेगी। ये बहुत बड़ी रुकावट है कि जब सभी फसलों पे हम MSP दे देंगे तो
जो किसान है वो अपने अनुभव का, अपने विजडम का, जो सालों से उसके पास है कि मेरे इस खेत में कौन सी फसल बढ़िया होती है, इसमें कौन सी बढ़िया होती है, इस प्रकार से वो निर्णय ले पाएगा लोकल लेवल के ऊपर। और ये लोकल फिर वोकल बनेगा जब इसकी उत्पादकता बढ़ जाएगी, तभी तो बाहर बेच सकोगे। तो आप अब जो वातावरण के विरुद्ध जा कर के उत्पादन कर रहे हो तो लागत बढ़ेगी। ये नहीं कि हमारे किसान जो हैं वो बुद्धिमान नहीं हैं या उनके कम परिश्रमी हैं इसलिए उत्पादकता कम है। हम लाभ नहीं उठा रहे हैं उसके अनुभव का, हम उसको अवसर नहीं दे रहे हैं ठीक निर्णय देने का। तो अगर ये दे दिया जाए, एमएसपी दे दिया जाए, तो किसान बहुत चीज़ों से मुक्त हो जाता है और वो अपने हित में और देश के हित में फैसले ले पाएगा, कौन सी फसल उगाई जाए, कौन सी नहीं उगाई जाए। दूसरा लाभ जो ये होगा कि ये जो गेहूं उत्पादन का गलत हो जाता है, आवश्यकता से अधिक पैदावार हो जाती है, इसे पीछा छूटेगा। उधर जो हम दालों का, ऑडिबल ऑयल का इंपोर्ट करते हैं, अब वो घर पे ही पैदा होने लग जाएंगे। तो इससे बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है। तो बशर्ते कि इसको ना का सवाल ना बनाया जाए। तो ये कुछ बातें मैं आपके सामने रखना चाहता था। तो बाकी किसान आंदोलन के बारे में जितने आपको मालूम, शायद मुझे इतना ना मालूम हो, और अगर नहीं है तो किसान भाई यहाँ के ये ज़्यादा आंदोलन से जुड़े हुए हैं। और किसी यूट्यूब पे पढ़ लीजिए, आप देख लीजिए, और मैं तो ताज्जुब करता हूँ कि हमारा आम आदमी की समझ कितनी ज़बरदस्त है। वो कोई घुमा फिरा के नहीं बात करता, सीधी बात करता है। और बाकी अभी पीछे अखबार खबरों में जो इंटरनेशनल एक्सपीरियंस हैं वो भी सामने आए हैं कि यही एक मॉडल रहा है भाई। हमने जो पश्चिमी मॉडल है ना विकास का, कि भाई जो कृषि जो है वो तो कम उत्पादक धंधा है, इंडस्ट्री में उत्पादकता ज़्यादा है, सर्विसेज में ज़्यादा है, इसी को करना है। उत्पादकता हर क्षेत्र में है, ऐसी बात नहीं है। तो हमें अपनी हिसाब से मॉडल बनाने की ज़रूरत है, हमारी क्या ज़रूरतें हैं। और जैसे कि अभी हम अखबार में पढ़ रहे थे, स्पेन ने भी इस तरह का एमएसपी बनाने की दे दी है इजाज़त जो है। और वो कोई दे आर नॉट आस्किंग फॉर मून जिसको कहते हैं ना, वो तो अपने उत्पादन की लागत मांग रहे हैं। और दूसरा अगर उनका कुछ करना है, एक तो ये है एमएसपी दे दीजिए, दूसरा जो है ये जो बिचौली बैठे हैं जिसको आड़ती बोलते हैं, अगर आप ऋण की सुविधाएं दे देते तो इनके पास कौन जाएगा भाई। उनका भरोसा जीतना है कि जब भी मुझे ऋण की ज़रूरत हो, जितने की हो, मुझे मिल जाए। और इससे जो किसान ऋण लेता है ना, इससे कोई सिक्योर ऋण नहीं होता, कोई एनपी है ही नहीं। या तो अपनी जान दे गया या ऋण चुका गया वो, उसकी तो ज़मीन गिरवी रखी भाई, वो एनपीए कैसे बन जाएगा। तो अगर ऐसी निश्चित प्रणाली बना दी जाए, ऋण की सुविधा दे दी जाए, तो आरती की क्या ज़रूरत है। ऐसा ही वैल्यू चेन में उसकी हिस्सेदारी हो। अभी तो बॉटम में बैठा है ना, जो उच्च स्तर की प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज हैं, वो उनके कोऑपरेटिव से लगे, कॉपरेशन से लगे। जैसे आजकल बना हुआ है ना, प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन बनाया हुआ है, हाँ एफपीओ बनाया हुआ है कि कुछ किसान अपना संगठन बना लेते हैं और वो संगठित रूप से अपने इनपुट खरीदते हैं और अपना आउटपुट बेचते हैं। तो ये ऑर्गेनाइजेशन ऊंचे स्तर पे भी बन सकती है, ऊंचे स्तर पे भी बन सकती है। इससे फार्मर की इनकम डबल ट्रिपल होगी। उसको नीचे वाले पायदान पे रख के या उसको वहाँ से भी हटा करके नहीं होगी। तो ये भी एक बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, यानी कि वैल्यू एडिशन में उसकी
भागीदारी हो, ऋण की व्यवस्था हो। एक तमिलनाडु के अंदर आई थी, उसका नाम था उधार संस्थाई, ऐसा कुछ है नाम उसका। उसमें तमिलनाडु जो करुणानिधि की गवर्नमेंट थी 1999 में, उसने कुछ मंडियां निश्चित की थी जहाँ पर परचेजर होगा यानी ग्राहक होगा और किसान होगा। जगह देगी सरकार, स्टोर करना तो भी उसमें कर सकते हो आप, यानी सीधा संपर्क स्थापित कर दिया। इस तरह की व्यवस्थाएं हो सकती हैं। फिर कहते जी ये तो WTO आ गया, ये आ गया। WTO अपनी जगह है, आप डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर सकते हो। अमेरिका यही करता है, दूसरे करते हैं। भावांतर को ट्रांसफ़र कर दीजिए, कौन आपको कहेगा। तो सॉल्यूशंस हैं, नियत नहीं है। तो ये कुछ बातें मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। 70s के अंदर जब पहली दफ़ा पूंजी का प्रवेश हुआ कृषि के अंदर, ट्रैक्टर आए, यानी कि ये फैक्ट्री से आए, फर्टिलाइज़र आए वो भी फैक्ट्री से आए, कीटनाशक ये फैक्ट्री से आए, तो मज़दूरों का डिस्प्लेसमेंट हुआ, वो बेदखल हुए। उससे पहले जो आम तौर पर मज़दूर की जो हैसियत थी वो साझी और सीढ़ी की होती थी, वो पार्टनर होता था उसमें, कोई चौथा गया, पांचवा गया। हाँ, चौथा हिस्सा, पांचवा हिस्सा। अब वो वेज लेबर बन गया, दिहाड़ी का मजदूर बन गया। और वहाँ से उसके बीच के किसान के बीच में और मजदूर के बीच में खाई पैदा हुई, और ये बढ़ती ही चली गई। लेकिन अब इस आंदोलन का एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन ये रहा कि ये खाई भी निपट के वो अपने हित देख रहे हैं कि तुम्हारे हित साझे हैं। ऐसे ही धर्म की दीवारें टूट रही हैं। तो ये जो जन आंदोलन है, इसके कई पक्ष हैं। तो जो लोहिया बात करते थे ना ग्रांड अलायंस की, सोशलिज्म की, उसने 3 तबके छांटे थे, एक विमेन, दलित और ये नहीं हाँ माइनॉरिटीज़, कि इनका उत्थान कीजिए आप, तब इंडिया में सोशलिज्म आएगा। आप देख रहे हो इस तीनों का ही एक गठबंधन हो रहा है, अलायंस इज इन द मेकिंग जो है। तो ये बहुत बड़ी बात घटित हो रही है, और ये इस सरकार के गले की फांस बनी हुई है कि हाउ टू डील विद इट। एक राष्ट्र के मार्ग में एक मंडी के बारे में भी ये आड़े आ जाता है। इनका जो एक कार्ड था कि धर्म के का पोलराइजेशन हो, वो भी फेल हो जाता है। मीडिया की पोल खोल इन्होंने बहुत सारी बातें की हैं, मुखर होकर की हैं। और एक वो बात जो वीमेन का पार्टिसिपेशन है वो बहुत ही देखनीय है। ये दिखाता है कि ये जो आंदोलन है इसी जनरेशन तक सीमित नहीं है। जिस मोमेंट के अंदर वीमेन आ जाती हैं वो तो जन्म जन्म तक चलता है, वो तो संस्कार के रूप में ट्रांसफ़र होता रहता है वो आंदोलन जो है। तो ये एक स्थायी आंदोलन है, एक क्रांति है एक तरह की, जिसको हमें इसको समझना चाहिए। और इसके अलावा जो किसानों की एक गरिमा बढ़ी है, पहले जो किसान को किसान कहलाते हुए शर्म महसूस करते थे, बल्कि हमारी जो एग्रीकल्चर उसका एक क्राइसिस है, जनरेशनल क्राइसिस, कि जो युवा है वो नहीं आ रहा है, इसे खेती से पीछा छुड़ाना चाह रहा था वो। यहाँ तक कि लड़कियाँ जो हैं वो किसान के घर, अगर कोई किसानी करता है उससे शादी नहीं करना चाहते, जो पीएन है उससे शादी करना चाहती हैं। इसमें भी बदलाव आया है, यानी किसान अब किसान कहने में फख्र महसूस कर रहा है, वो अपना झंडा उठाए फिर रहा है।
तो ये उसकी एक गरिमा और उसका आत्मसम्मान बढ़ाने वाली बात है, किसानी को रीएस्टेब्लिश करने की बात है। तो इस आंदोलन ने इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। और ऐसा आंदोलन, खैर हमारी तो बहुत उम्र इतनी लंबी नहीं है, कभी कहते हैं लोग सुना ही नहीं, और जिस व्यवस्था से चली है, तो इसके पीछे ये इसी कामयाबी का एक ही कारण है कि ये सच्चाई का आंदोलन है, इसमें कोई झूठ कपट नहीं है, सीधी बात ही है। ये बिल्कुल बात ठीक है कि भाई कोल्ड स्टोरेज की ज़रूरत पड़ती है। जैसे मैंने शुरू में बताया था ना, जो वैल्यू एडिशन है वो समय बदलने के साथ भी है कि समय को घटा बढ़ा दीजिए, उसकी वैल्यू घट बढ़ जाती है। तो ये इसका इस्तेमाल करते हैं, यानी कि जब फसल के टाइम पे वस्तु खरीद ली, उसको स्टोर कर लिया, और जब उसकी मांग जो है बढ़ गई, सप्लाई कम हो गई, तब उसको बेच दिया। हम ये कहते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि किसान को वैल्यू एडिशन में हिस्सेदारी मिले, यानी कि जिस तरह से प्रोड्यूसर का ऑर्गेनाइजेशन है, प्रोसेसिंग कोल्ड स्टोरेज में भी उसकी हिस्सेदारी हो, ऐसे ही प्रोसेसिंग में भी उसकी हिस्सेदारी हो, तो उसको वहाँ से मार्जिन मिलेगा, तो उसकी आमदनी में वृद्धि होएगी। बाकी वो आपने बिल्कुल बात सही कही है कि हम निरंतर एक मुक्त अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन गुणात्मक परिवर्तन ये हुआ कि जो आपकी यूपीए की सरकार थी, उसमें आपकी स्पेस थी, डिफेंस था, रेलवे थी, बैंकिंग थी, ये जो कमांडिंग हाइट है ना, जो कि नियंत्रित रखती है अर्थव्यवस्था को, इनको सरकार ने अपने पास रखा है। अब इनको भी मुक्त करने का सोच लिया है। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि भाई उस दिशा में बढ़ना है तो बढ़ना ही है, हमने देखना है कि कहाँ तक जाना है, कहाँ तक नहीं जाना चाहिए, अपनी व्यवस्था को देखते हुए। यानी कि हमने बिल्कुल नकल कर दिया कि भाई फ्री मार्केट होएगी। देखिए यार, बहुत सारे डिसीजन जो हैं या तो मार्केट में होते हैं, जहाँ मार्केट फेल हो जाए वहाँ सरकार को इंटरवीन करना चाहिए। दो चीज़ें हैं, एक तो पॉलिसी को दो तरीके से देखा जाता है, एक तो एफिशिएंसी के दृष्टिकोण से कि उत्पादन में या कार्य को निपटाने में कितनी एफिशिएंट है ये पॉलिसी जो है। दूसरा उसका भाग होता है न्याय का, कि वो न्यायच्युत है, यानी कि जस्टिफाइबल है या नहीं है, उसमें जस्टिस भी है या नहीं है, किसी एक के फायदे के लिए तो नहीं है। तो ये जो पॉलिसीज़ हैं, ये कुछ लोग ये पक्ष में जा रहे हैं, कुछ को नुकसान हो रहा, किसान यही तो कह रहे हैं। और एफिशिएंसी का भी बड़ा भुलावा है ये कि भाई मार्केट से एफिशिएंसी आती है, किसी कंज्यूमर के प्राइसेस कम हो जाते हैं, यानी कंपटीशन होता है। ये कंपटीशन की एक धारणा है, इसके ये तो एक तरीका है भ्रमित करने का। कंपटीशन कभी होता ही नहीं, हर कंपटीशन का गर्म में एक मोनोपोली छिपी हुई होती है, थोड़े दिन चल के वो मोनोपोली बन जाता है। जैसे समुद्र में है ना, इनके बीच में बड़ी प्रतिस्पर्धा है, छोटी मछली बड़ी को खाती है ना, तो मार्केट भी वाले खाते हैं। इस तरह से जो छोटी इंडस्ट्री हैं, जैसे हमारा इनफॉर्मल सेक्टर था वो ख़त्म कर दिया इन्होंने। हर एक फसल पर हमें देंगे नहीं ना, दूसरे राज्यों में ली है। अगर वो बाहर के किसान हैं, पंजाब हरियाणा से बाहर के, कि जब उनकी फसलें सस्ती बिकेंगी, अगर उनको समझ में आ जाता है कि ये तो वाकई में हमारी लूट खसोट हो रही है, तो ये एक नई जान फूंक सकता है इस आंदोलन के अंदर। अगर उनके दिमाग में ये आ जाए कि किसान जो हैं वो मंडियों में जाए, इलेक्शन के बाद अगर वो मंडियों में जाए, और मंडियों में जहाँ भाव खरीद फरोख्त हो रही है, और वहाँ दबाव डालने की भैया तो एमएसपी पे खरीद कीजिए और वरना हमारी बात सुनिए, तो कौन सी पार्टी सक्सेसफुल होती है?
और इसमें भी मैं सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ देख रहा हूँ वो है यूपी का इलेक्शन। यूपी के अंदर ये जो समीकरण बना है पश्चिमी यूपी में, और ये ऐसा इलाका है जो ओम सिंह जी उस इलाके से आते हैं, जो कि खाता पीता इलाका है, और वो कल वोट हैं इसके, और ये सेट करता है इलेक्शन को। और यहाँ पे धर्म के और जातियों के बंधन तोड़ करके बल्कि ये ग्रामीण वर्सेस शहरी एक आंदोलन बनने जा रहा है। यूपी इलेक्शन तक अगर ये खिंच जाता है तो मोदी को कोई शर्म नहीं है यूँ कहने में, हाँ जी मैं आपका स्वागत करता हूँ राष्ट्रीय, कोई बात नहीं। ये सरकार तो ये देखती है भाई पीछे तो कभी भी हट सकते हैं हम, जब तक काम चल रहा है ठीक है। तो एक दाव खेला है उन्होंने वहाँ पे, तो उसका इंतज़ार करेंगे वो। लेकिन मुझे नहीं लगता कि उत्तराखंड में और ये यूपी में इस तरह का दाव जो ये खेलना पसंद करेंगे। और जहाँ तक ये, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये बल्कि ना आप ये देखिएगा वहाँ धर्म जाति इसके बंधन टूट रहे हैं। बल्कि चौधरी साहब ने एक बड़ी अच्छी बात कही, आपने को याद ही होगा कि भाई जो उच्च जातियाँ हैं जिसको कहते हैं, वो अपने घर में अम्बेडकर का फोटो लगाएं, और जो दलित भाई हैं वो छोटूराम का फोटो लगाएं। तो इस तरह जोड़ने की बातें हैं, और ये ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे बुद्धिजीवियों की समझ में नहीं आती हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा है हमसे। तो मेरे ख्याल में वी शुड हैव फेथ इन देयर विजडम। जो है ना, जो आंदोलनकारी हैं वो प्रैक्टिकल आदमी हैं, उनको धरातल का ज़्यादा ज्ञान है। तो ये टेस्टिंग है, यानी कि जो सरकार चलाने वाले हैं और जो भुगतने वाले हैं, किसकी समझ बढ़िया है, तो इस पर निर्णय होना बाकी है। उनकी ज़रूरत है, जो उच्च वर्ग है, नौकर चाकरी के लिए लोग चाहिए, तो ऐसे ही श्रमिक चाहिए। जब तक श्रमिक नहीं होगा तो जो मेन सोर्स है प्रॉफिट्स का वो तो होगा ही नहीं। इंडस्ट्री के लिए आवश्यक है ये कि जो कैपिटलिस्टिक प्रोडक्शन है उसके लिए एक प्रॉपर्टी लेस क्लास का होना ज़रूरी है, वरना वो अपने किले पे ही बैठ करके अपने आप को जमींदार समझता रहेगा और कभी मजदूरी में भाग नहीं देगा। बाकी आप बात करें ये किधर जाएगा कि वो महंगी हो जाएंगी चीज़ें जो हैं। एक तो मैंने आपको बात बताई, महंगी हों तो उनका फ़ायदा उनका हो ना, जो कुछ में सकारात्मक यानी कि कोई रोल अदा कर रहे हैं, एक 2 दूने 4 करके या पैसे से पैसे बढ़ा करके, ऐसा तो नहीं करना चाहिए ना। दोज हु कंट्रीब्यूट दे शुड आल्सो गेट। तो जो मैंने प्रोड्यूसर की बात करी, तो यहाँ पर आप प्रोसेसिंग के ऊपर भी इस तरह का संगठन बन सकता है। दूसरी बात जो है कि केवल जो है कीमतें इसलिए नहीं बढ़ती कि भाई इसमें बहुत सारे बिचौलिए हैं, ये है। अगर आप साधनों को ठीक प्रकार से इस्तेमाल करने लग जाएं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये MSP है, नेचुरल कैपिटल, बहुत बड़ी चीज़ है, इसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं हम। हमने गेहूं पैडी लगा करके वाटर टेबल को नीचे धंसा दिया, वाटर अपनी सॉइल हेल्थ ख़राब कर ली, तो नेचुरल कैपिटल को बड़ा भारी नुकसान पहुंचा है। तो अगर इसको रिस्टोर करना है और नेचुरल कैपिटल का सदुपयोग करना है, इसका कंट्रीब्यूशन उत्पादन में दिखाना है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ MSP सभी फसलों पर लगा दीजिए, ताकि जो इकोलॉजिकल कंडीशंस हैं उनका फ़ायदा उठाते हुए किसान अपनी फसल का चुनाव करे, जिससे उत्पादन लागत कम होगी और इसका फ़ायदा सबको होगा।